और आज का फर्स्ट ना प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसके लेखक कौन है अर्धनारीश्वर पाठ के। तो वह है रामधारी सिंह दिनकर जी। अपना आंसर टाइप करते चलेगा, इससे पता चलेगा कि आपकी रिवीजन भी हो रही है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इसे यही पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मोहा राकेश की बात करें तो इनके द्वारा जो पाठ लिखा गया है वह सिपाही की माँ, याद रखेगा। और यहाँ प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की इनमें से कौन सी कहानी है। तो इनके द्वारा जो कहानी लिखी गई थी वह उसने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात करें रोज कहानी की, तो रोज जो इन पाठ लिखा गया था वह सच्चिदानंद हिरण्यवासन यज्ञ के द्वारा यह पाठ लिखा गया है। और जूठन की बात करें तो जूठन के जो लेखक हैं वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं और तिरिश पाठ के जो लेखक हैं वह उदय प्रकाश जी हैं। कोई भी प्रश्न आता है तो पूर्णतः आप रेडी रहिएगा बोर्ड एग्जाम देने के लिए कि एक भी प्रश्न उत्तर अब इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, शिक्षा पूछा है। तो शिक्षा के जो रचनाकार हैं वह जे कृष्णमूर्ति जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। और मोहा राकेश के तो जानते ही हैं कि सिपाही की माँ और मल्यज्ञ के द्वारा जो पाठ लिखा गया है वह हंसते हुए मेरा अकेलापन, और उदय प्रकाश के द्वारा तो तिरिश ही पाठ लिखा गया है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप बस अंत तक जो बने रहिएगा, क्योंकि इसे देखने के बाद आप पूर्णतः कॉन्फिडेंस लेवल आपकी हाई हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपसे नहीं छूटेगा 100%। और यहाँ प्रश्न है कि निम्न में से कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, यानी कि यहाँ पे पूछा गया था कि किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। तो सभी को मालूम होगा, आप पढ़े होंगे रोज कहानी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैंग्रीन। और यहाँ प्रश्न है कि सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। तो उसी समय से बताते आ रहे हैं कि सिपाही की माँ के जो रचनाकार हैं वह मोहा राकेश जी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अज्ञेय के द्वारा जो पाठ लिखा गया है वह रोज, याद रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो खाने योग्य है वह क्या होता है। तो जो खाने योग्य होता है वह जाहिर सी बात है वह खाद्य ही होता है, खाद्य यानी कि खाना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न है कि अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो इसका आग होता है, अनल का आग, याद रखिएगा। इनका ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपना आंसर जरूर टाइप करते चलिएगा दोस्तों। और यहाँ प्रश्न है कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो वह चिरंजीव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। झंझट का पर्यायवाची शब्द बवाल हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न है कि डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो डरावना का जो होता है दोस्तों, डरावना यानी कि भयानक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भयानक से ही हम लोग डरते हैं और डरावना, कोई भी हम फिल्म देखते हैं डरावना या भयानक, उसे हम लोग को डर सा लगता लगने लगता है, तो वही भयानक इसका सही आंसर हो जाएगा। यात्रा शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि यात्रा कौन सा लिंग होता है। तो यह जो होता है दोस्तों, यह स्त्रीलिंग के शब्द होता है यात्रा। और चमक के शब्द होता है, तो चमक के ये भी स्त्रीलिंग के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और यहाँ पे प्रश्न है कि संधि के कितने भेद होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 5 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 5 तो ये संज्ञा के होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। और 4 जो होते हैं ये विशेषण के भेद होते हैं। और 6 जो होते हैं वह सर्वनाम के भेद होते हैं, याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। संधि के 3 भेद होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ प्रश्न है कि पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा। पुराण का विशेषण पूछा है। तो विशेषण तो जाहिर सी बात है वह 4 प्रकार का होते हैं। और पुराण का विशेषण जो होता है
वह होता है पौराणिक के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। पौराणिक जो होता है वह पुराण का विशेषण होता है। आप बस अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप अंत 2 से 3 बार भी इस वीडियो को देख लेते हैं अच्छे से, तो 100% ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा आपकी, क्योंकि इससे बाहर अब आने वाला नहीं है। और यहाँ प्रश्न है कि भीड़ शब्द संख्या है, तो भीड़ क्या होता है? भीड़ तो जाहिर सी बात है या समूहवाचक संख्या हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संख्या में क्या होता है कि इसमें खास व्यक्ति या वस्तु का बात किया रहता है, जैसे राम हो गया, सीता हो गया, ये सभी खास व्यक्ति वस्तु हैं। और जातिवाचक में हो गया, जैसे लड़का हो गया, पूरे जाति का बोध हो रहा है, लड़का लड़की। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें नापा या तौला जा सकता है, जैसे तेल हो गया, अनाज हो गया, ये सभी को द्रव्यवाचक संज्ञा में रखा गया है। और भीड़ ये समूहवाचक संज्ञा के राइट आंसर चला जाएगा। और यहाँ प्रश्न है कि ग्राम का विशेषण क्या होगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्राम का विशेषण क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ग्रामीण हो जाएगा, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि कारक के कितने भेद होते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कारक के कितने भेद होते हैं। ये तो सभी को मालूम होगा कि कारक जो होता है वह 8 प्रकार का होता है। 6 जो होता है वह सर्वनाम होता है। 3 यह तो अभी ही देखे थे, संधि के 3 भेद होते हैं। और 5 यह संज्ञा के भेद होते हैं। तो याद रखिएगा कारक के 8 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह नया माल है, इस वाक्य में नया क्या है? क्या संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो इस वाक्य में जो नया है वह एक प्रकार का विशेषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो जो विद्यार्थी गुरु से शिक्षा ली हो उसे एक शब्द में उसे कहते हैं, उसे दीक्षित कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीक्षा ली हो उसे दीक्षित कहेंगे। और शिव का उपासक क्या कहलाता है? तो शिव का जो उपासक होता है वह शैव कहलाता है। अगर पूछता कि शिव का विशेषण क्या होता है तो शैव ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोद में सोने वाला क्या कहलाता है। तो वंग अंकसाई कहलाता है, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंकसाई कहलाता है गोद में सोने वाला। और गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? तो जो गुरु के समीप यानी कि रह कर पढ़ता है या रहता है उसे अंतेवासी कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिसका खंडन न किया जा सके वह क्या होता है? क्या ध्वनि होता है, वायु होते हैं, प्रकाश या अखंडनीय? तो जिसका खंडन न किया जा सके उसे एक शब्द में कहेंगे अखंडनीय, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी कि बड़ा भाई, वह क्या उसे क्या कहेंगे? तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे एक शब्द में कहते हैं अग्रज। और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जिसके बिना काम ना चल सके उसे एक शब्द में कहेंगे उसे अपरिहार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ओ सदनीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओ सदनीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो यह जो विद्या है वह है निबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ओ सदानीरा पाठ के जो लेखक हैं वह जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो ये तो सभी को मालूम होगा कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का जो नाम है वह है उसका संपूर्ण क्रांति, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें प्रगति और समाज की, तो इसके जो लेखक हैं वह नामवर सिंह हैं। और बातचीत के बालकृष्ण भट्ट जी। और त्रिश पाठ के जो लेखक हैं वह उदय प्रकाश जी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है 28वां प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं वह भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 12वें रामायण किसकी रचना है? ये भी महत्वपूर्ण है।
तो 12वें रामायण यह जो रचना है दोस्तों, यह रचना है तुलसीदास की। और बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के जो रचयिता हैं वह कबीर दास के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। आप अपना आंसर टाइप करते चलिएगा कमेंट बॉक्स में, इससे पता चलेगा कि आपकी रिवीजन भी हो रही है और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है, ऐसे यही पता चलता है। तो आप अपना आंसर जल्दी से टाइप करते चलिएगा दोस्तों। और यह प्रश्न है कि रक्षक शब्द में प्रत्यय कौन है? तो रक्षक शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है तो उसमें रक्षक में अंतिम पद प्रधान होता है, तो रक्षक, तो रक्षक। तो इसमें छ में अ है और लास्ट में क है, तो अक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षक। अब परलोक में उपसर्ग क्या है? तो परलोक, तो उपसर्ग में पहला पद प्रधान होता है और प्रत्यय में अंतिम पद प्रधान होता है, तो उपसर्ग यहाँ पूछा है तो पर जोर लोक, तो परलोक यानी कि पहला पद यानी कि पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न है कि अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अजोर ज्ञान, तो अजोर ज्ञान यहाँ पे उपसर्ग का पहला पद प्रधान है, तो इसमें उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न की नकलची शब्द में प्रत्यय कौन है? तो नकलची, तो नकल यह एक प्रकार का अव्यय शब्द होता है। और जो यहाँ पे जो ची है यह यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है, तो ची के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। तो नकलची में जो प्रत्यय लगा हुआ है वह ची प्रत्यय लगा है। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो एक बार जरूर डाउट क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। और यह प्रश्न है कि यशोदा में कौन सी संधि है? तो यशोदा जो होता है यह तो विसर्ग संधि होता है, तो विसर्ग संधि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो यशहजोर दा होता है तो ऑप्शन नंबर ए में है, ये विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न की संसार, ये काफ़ी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो संसार में तो म में हलंत रहता है सम जोड़ सार, तो सम जोड़ सार यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा सम जोड़ सार। और यहाँ पे प्रश्न है ये तो अयादी संधि का है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो पवन शब्द का जो सही संधि विच्छेद होता है दोस्तों वह पो जोड़ ऑन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि नायक नायक या न या अन, तो नायक का हो जाता नए, ठीक, ने जोड़ यक नायक, और नयन का पूछता तो ने जोड़ ऑन हो जाता। तो इस प्रकार से होगा। जब यहाँ पे आकार रहेगा तो डबल एक ले रहेगा, अगर आकार नहीं रहेगा यानी कि आ का मात्रा नहीं रहेगा तो इसमें ओनली न का ने जोड़ ऑन होता है दोस्तों, ने जोड़ ऑन, यानी कि डबल एक ले नहीं, एक ही एक ले यहाँ पे रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे पवन है तो पो है, तो पो जोड़ ऑन हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न है कि उद्योग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो उद्योग में क्या है कि इसमें तो में हलांत रहता है, उत जोड़ योग उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कुहासा शब्द है, तो कुहासा आपको बताना है कुहासा कौन सा लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग उभयलिंग। तो कुहासा दोस्तों जो होता है वह पुल्लिंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। और घी का लिंग निर्णय करना है तो घी शब्द है, तो घी जो होता है वह भी पुल्लिंग के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। घी जो है वह पुल्लिंग होता है और कुहासा भी पुल्लिंग होता है। और पंचायती राज्य में क्या खो गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंचायती राज्य में क्या खो गया। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ था, इसमें पंच परमेश्वर खो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो प्रश्न है कि अंतोन चेखव की कहानी है, अंतोन चेखव की जो इनमें जो कहानी है वह क्लर्क की मौत है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक पत्र और एक
एक लेख में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सुखदेव को लिखे थे, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध यह रखता है, तो तेरी कुड़माई हो गई यह जो कहानी है यह उसने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो प्रश्न है, क्या ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, तो ज्ञानेंद्र पति जो थे इनका जो पद था वह कार अधीक्षक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो कारा अधीक्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और यहाँ प्रश्न कृष्ण शब्द का विलोम पूछा है, तो विलोम अगर यहीं श्याम रहता तो काला हो जाता, लेकिन यहाँ पे कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा। जैसे कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है, तो वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण का शुक्ल। और स्तुति शब्द का विलोम पूछा है, तो स्तुति, तो स्तुति करना यानी कि निंदा करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संध्या का विलोम शब्द क्या होता है, तो संध्या का तो जानते हैं शाम होता है, तो प्रातः, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, संध्या का प्रातः। और दूषित शब्द का विलोम पूछा है, तो दूषित तो जानते हैं ये गांदा होता है, तो यहाँ पे विलोम पूछा है, तो दूषित शब्द का जो विलोम होता है वह स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि शेष का विलोम शब्द क्या होता है, तो शेष का जो विलोम शब्द होता है वह अशेष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा अशेष। और लीडबेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 1 नंबर में तो यहाँ पे पूछा ही गया है कि लीडबेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे, तो यह जो थे यह विश्व शिक्षक थे, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वह 1952 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है कि तिरिच किस कहानी की रचना है, तिरिच यहाँ पूछा है कि तिरिच किस प्रकार की कहानी, किस प्रकार की रचना है, तो यह जो रचना है दोस्तों यह रचना है आधुनिक त्रासदी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न कि मोहा राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का जो नाम था मोहा राकेश जी का, इनका नाम था मदन मोहन मुगलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था, तो इनके जो पिता थे दोस्तों वह थे हरदेव सहाय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है, तो प्रकृति वर्णन से जो संबंधित कविता है वह है उषा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उषा पाठ के जो लेखक हैं वह शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, तो यह जो कवि हैं वह हैं शमशेर बहादुर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, आपको बताना है कौन सा रस पाया जाता है भूषण की कविता में। तो अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा कि इसमें वीर रस पाया जाता है, यानी कि सी के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। और यहाँ पे जो प्रश्न है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की यह युक्ति है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर भी अब तक आपका आ चुका होगा, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वह शिक्षा पाठ है, यानी कि डी के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। और जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो जे कृष्णमूर्ति का जो पूरा नाम था वह जिद्दू कृष्णमूर्ति था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर अब तक आपका आ चुका होगा कि सूरदास से किस भाषा के कवि हैं, तो जाहिर सी बात है आपका आंसर आ चुका होगा कि जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी के बारे में सोच रहे हैं कि ब्रज भाषा, उनका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक
किसे लिखी है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक यह किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है कि ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में जो वर्णित मन कैसे ताल है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहरे और विशाल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और यहाँ पे जो प्रश्न है कि किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की, पंक्ति यह किस पाठ से ली गई है? कि किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की, यह जो पाठ से ली गई है पंक्ति, वह जो पाठ है वह हार जीत है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा किसी तरह से भी, क्योंकि अब की बार जो आपका सपना है आपका ज़रूर पूर्ण होगा और 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में ज़रूर सही होगा अगर इस सेशन को अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान क्या था? तो वह उनका मूल निवास यानी कि कहाँ उनका घर था पहले अशोक वाजपेयी का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह इनका मूल स्थान सागर मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी जो माता पिता का सपना है वह आप पर ही निर्भर करता है दोस्तों, तो आप अच्छे से मेहनत करिएगा पूरे जोश और उल्लास के साथ, क्योंकि अब की बार जो पड़ोसी है उनका तो दिखाना ही है कि अब की बार इनका जो लड़का है सबसे 1 नंबर स्थान पाया है पूरे गांव भर में या पूरे राज्य भर में। तो अब की बार तो हिंदी में तो 50 में 50 यानी कि 100 में 98 प्लस लाना ही है दोस्तों। क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का नाम क्या नाम है? तो क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का जो नाम था वह था उसका इवान दमित्रिचित्र चेख्यको, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? तो ईमानदार तो ये तो जाहिर सी बात है आपका आंसर भी आ चुका होगा। ईमानदार का होता है दोस्तों वह बेईमान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आवरण का शब्द का विलोम शब्द पूछा है, तो आवरण का जो विलोम शब्द होता है वह अनावरण हो जाएगा, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ऊंच शब्द का विलोम पूछा है, तो ये तो 100% विद्यार्थी को मालूम होगा कि ऊंच का नीच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो कठोर शब्द का विलोम, तो कठोर तो जानते ही हैं, कठोर का कोमल हो जाएगा कोमल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है? तो आलसी के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। अध्यापका शब्द में उपसर्ग क्या है? तो हम जानते हैं कि उपसर्ग में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद जो होता है यह एक प्रकार का शब्द बनता है, तो पक्का यह एक प्रकार का शब्द होता है, तो अध इसमें उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप बस अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि यह सेशन देखने के बाद फुल कॉन्फिडेंस आप में भर जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में अगर परीक्षा देने जाते हैं तो एक भी प्रश्नोत्तर आप छोड़ कर नहीं आएगा, खासकर हिंदी में। सपरिवार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो हम जानते हैं कि उपसर्ग में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद जो होता है वह एक प्रकार का शब्द होता है, तो परिवार यह एक प्रकार का शब्द हो जाएगा और इसमें स उपसर्ग लगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकुरित में प्रत्यय कौन सा है? तो अंकुरित, तो अंकुर यह एक प्रकार का प्रत्यय में अंतिम पद प्रधान होता है, तो अंकुर, तो अंकुर में यह एक प्रकार का शब्द है अंकुर, और इसमें हर्षाई का मात्रा है, तो हर्षाई ई अत, तो अंकुरित, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे ईत आया, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि महिमा शब्द का प्रत्यय क्या होता है? तो महिमा का आगे तो सही संधि विच्छेद करेंगे, तो महिमा, तो यहाँ पे जो महिमा हो जाएगा इसमें
इसमें हर्षई से ई है और माँ है यहाँ पे, तो ईमा प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ईमा, क्योंकि हर्षई से ई है और लास्ट में जो माँ है ये माँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर है। उपसर्ग में पहला पद प्रधान होता है और प्रत्यय में अंतिम पद प्रधान होता है। आनंदमय शब्द कौन सा समास है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि आनंदमय शब्द कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अव्ययी भाव में क्या होता है, इसका महत्वपूर्ण उदाहरण होता है यथाशक्ति। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, जैसे भाई बहन माता पिता दाल भात, ये सभी द्वंद्व समास के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। तो आनंदमय जो समास है वह तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवरत्न शब्द कौन सा समास है? तो नवरत्न, जो नवरत्न है वह जो समास है दोस्तों वह है द्विगु समास। क्योंकि द्विगु समास में क्या होता है, इसमें प्रथम पद जो होता है वह संख्यात्मक होता है, जैसे त्रिनेत्र, जैसे तीन, और जैसे चौराहा, चौराहा में जो प्रथम पद है वह चार है। ये भी द्विगु के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा, चौराहा हो गया। और नवरत्न, तो नवरत्न कहने का अर्थ है इसमें नौ छुपा हुआ है, यानी कि पहला पद संख्यात्मक है, तो द्विगु के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि चंद्रमौली कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर आना चाहिए वह बहुब्रीहि समास के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। और बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें अलग से अन्य पद प्रधान होता है, जैसे गाजानंद। तो ये गाजानंद किसको बोलते हैं? तो वह गणेश को बोलते हैं दोस्तों, गाजानंद। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। और आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आकाश पाताल एक करना, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, आपका आंसर भी अब तक आ गया होगा कि आकाश पाताल एक करना यानी कि कठिन परिश्रम करना। आप अपने एग्जाम के लिए आकाश पाताल एक कर रहे हैं कि आप अपना एग्जाम की तैयारी कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो आपकी यही आपको करना ही चाहिए अभी के समय में कि आकाश पाताल एक करना, यानी कि आपकी तैयारी बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी महत्वपूर्ण है, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुट्ठी में करना, कोई भी चीज़ अगर मुट्ठी में कर लेते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे एक शब्द में? तो कोई मुट्ठी में यानी कि वश में कर लेना, यानी कि कोई 5 नंबर वाला प्रश्न है तो आप कहेंगे अपने आप से ही कि ये जो प्रश्न है हम अपने मुट्ठी में कर लिया, यानी कि अपने बस में कर लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भक्तमाल किसकी रचना है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भक्तमाल किसकी रचना है। तो यह जो रचना है यह नाभा दास की है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे 82 नंबर प्रश्न है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कहानी मानी जाती है। तो किसको मानी जाती है कि मील का पत्थर हिंदी कहानी के विकास में? तो आपका राइट आंसर अब तक आ चुका होगा कि उसने कहा था, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ना प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की जो महाकाव्य है वह कामयानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवयित्री क्या होता है? तो आप जरूर याद रखेगा, इससे एक प्रश्न आता है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो कवयित्री हो जाएगा, ये जरूर याद रखिएगा। इसी तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता के जो कवयित्री है वह है सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मालती किस कहानी की पात्रा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि मालती किस कहानी की पात्रा है। तो यह जो कहानी है दोस्तों वह है रोज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रोज पाठ के जो लेखक हैं वह अज्ञेय जी हैं। और सिपाही की माँ इसके पाठ के जो लेखक हैं वह मोहन राकेश जी। और तिरिश पाठ के जो लेखक हैं उदय प्रकाश जी। ज्ञानेंद्र पति की कौन सी कविता कौन है, यानी कि ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है, आपको बताना है कौन है। तो अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाँव का घर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें अधिनायक पाठ की, तो अधिनायक पाठ के जो लेखक हैं वह हैं रघुवीर सहाय जी। और हार जीत के जो लेखक हैं
वह हैं अशोक वाजपेयी जी और प्यारे नन्हे बेटे को इसके जो लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेंद्र पति की जो कविता है गांव का घर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सूरदास को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, तो आपको बताना है कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह वृंदावन ही था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो इनके द्वारा जो पाठ लिखा गया है था तो वह पुत्र वियोग था, और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, तो इनका जो जन्म हुआ था वह 1904 ईस्वी में। अपना आंसर जरूर मिलाते चलिएगा दोस्तों, इससे पता चलेगा कि आपका पूर्णतः रिवीजन भी हो गया और आपकी तैयारी भी मजबूत हो गई। और मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह श्योपुर, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आस्तीन का सांप होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो कि आस्तीन का सांप होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो जिसमें सांप लग जाए वह गलत हो जाएगा, और दोस्ती करना ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पे शत्रुता करना ये भी गलत हो जाएगा। तो ये घर में छिपा शत्रु, यानी कि अपने ही घर में जो रहता है और वह दूसरे की मदद करता है, उसका बुरा ही चाहता है, उसे ही आस्तीन का सांप कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, घर में छिपा शत्रु। हाथ का मैल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाथ का मैल होना, जहाँ गंदा हो जाएगा तो मैल वो तो कभी होगा नहीं। और यहाँ पे ऑप्शन में है कि कीमती होना यह भी नहीं होगा, और सांच होना यह भी नहीं होगा। यह तुच्छ प्राणी नहीं कहते हैं उसको, कि इसे हाथ का मैला होना यानी कि तुच्छ होना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। माथा ठनकाना, माथा ठनकाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माथा ठनकाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आशंका होना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो यानी कि धाक जमाना, धाक जमाना, यानी कि ऑप्शन नंबर कहीं हम लोग जब फिल्म देखते हैं तो उसमें मान लीजिए घोड़ा उसमें दौड़ रहा है, उसे हम लोग कहते हैं ये अपना तूती जमा रहा है घोड़ा, तो ये अपनी धाक जमा रहा है, यानी कि धाक जमाना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा उसका विपरीत कार्य करना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उल्टी गंगा बहाना, मान लीजिए गंगा पूर्व से बहती है तो यानी कि ये पश्चिम से, यानी कि उल्टी गंगा बहा रहा है, यानी कि विपरीत कार्य करना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न ये रसोई घर शब्द कौन सा समास है। तो रसोई घर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह तत्पुरुष समास के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। और चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है। चंद्रशेखर, तो और 97 नंबर जो प्रश्न है वह चंद्रशेखर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनमानुष शब्द में कौन सा समास है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वनमानुष शब्द में कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह तत्पुरुष समास के साथ इसका सही आंसर चला जाता है। और ये जो प्रश्न है कि त्रिफला, तो पहले ही बता चुके हैं आपको कि त्रिफला, त्रिफला में आपको प्रथम अक्षर कैसा सुनाई पड़ा है। तो त्रिफला, यानी कि तीन का यहाँ पे बोध हो रहा है त्रिफला, तो तीन तो द्विगु के समास के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि धीरे धीरे शब्द में कौन समास है। धीरे धीरे ये यानी कि दोनों पद इसमें प्रधान है। तो दोनों पद आपको प्रधान किस में बताए थे दोस्तों। तो द्विगु समास में तो बताए थे नहीं, क्योंकि द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है और अव्ययी भाव में यथाशक्ति हो जाएगा। और दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में बताए थे। धीरे धीरे या माता पिता, भाई बहन या दाल भात, ये सभी द्वंद्व समास में ही आता है, यानी कि दोनों पद इसमें प्रधान होता है। इनकी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो कपड़ा का जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों
वह तो वसन के साथ इसका सही आंसर चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। समाज शब्द का लिंग निर्णय क्या होता है? आपको बताना है कि समाज कैसा लिंग होता है, क्या स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है या उभयलिंग होता है। तो समाज जो होता है वह पुल्लिंग के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बस शिद्दत से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, अंत तक देखते हैं तो आपको लगभग 95% ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा सिर्फ इसी वीडियो के माध्यम से। और यहाँ प्रश्न है कि सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आपका आंसर भी अब तक आ चुका होगा कि सब धन 22 पसेरी मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो अच्छा बुरा सबको एक समझना, यानी कि ऑप्शन में जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिदिन कौन सा समास है? तो आपको बताना है कि प्रतिदिन कौन सा समास है। तो यानी कि दिनम दिनम प्रति, तो यह जो अव्ययी भाव के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा, अव्ययी भाव। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिव का विशेषण क्या होता है? तो हम बहुत पहले आपसे प्रश्न में डिस्कस किए थे कि जो शिव को पूजा करता है, आराधना करता है, उसे शिव कहते हैं। और शिव का जो विशेषण होता है वह वही होता है, यानी कि शिव के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। और यहाँ पे शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो साहू जी इसका राइट आंसर चला जाएगा, सी। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति इनमें से कौन है? तो जयशंकर प्रसाद की जो नाट्य कृति थी ध्रुव स्वामिनी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें 8वां नंबर प्रश्न के बारे में कि सुकून की तलाश किसकी रचना है? आप बस अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों कि सुकून की तलाश यह किसकी रचना है। तो यह जो रचना है शमशेर बहादुर सिंह की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा था? आप जब पाठ पढ़े होंगे कि हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा था, तो इसका राइट आंसर वह सड़क को सींच रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वह अब तक आपका आ गया होगा कि ठाकुर रामनाथ सिंह था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि धनहीन शब्द कौन सा समास है? धनहीन, आपको बताना है कि धनहीन कौन सा समास है। तो यह जो धनहीन है यह तत्पुरुष समास के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। चतुराई में कौन सा समास है? तो चतुर, चतुर तो यह एक प्रकार का शब्द होता है, चतुर, चतुर, और इसमें आ का उपयुक्त होता है और इसमें दीर्घाई ई है, तो आई के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चतुर जोड़ आई, यानी कि आई प्रत्यय है। प्रत्यय में अंतिम पद प्राधान होता है। अब तक आपको मालूम भी हो चुका होगा कि आई प्रत्यय है। अपना आंसर जरूर टाइप करते चलिएगा दोस्तों, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। जड़ शब्द का विलोम क्या होता है? तो जड़ का विलोम जो शब्द होता है दोस्तों वह होता है उसका चेतन, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुक्ति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सुक्ति शब्द का सही संधि विच्छेद, तो सुक्ति में क्या होता है? यहाँ पे हर्षई से पहले सु देंगे और उसके बाद फिर से जब हर्षई से उ देंगे उक्ति, तो जो हर्षऊ उ प्लस उ बनकर यह बड़ा उ का निर्माण होता है, बड़ा उ। तो वहीं यहाँ पे बड़ा उ है, सु जो दीर्घऊ से है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उ जोड़ उ बराबर बड़ा उ होता है दोस्तों, तो बी के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अग्नि का क्या होता है? अग्नि का पावक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो इनका जो नाम था दोस्तों वह बेनी प्रसाद भट्ट था, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर यह जो रचना है, यह जो लेखक हैं उनका जो नाम था वह बालकृष्ण भट्ट था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसने कहा था कहानी है, आपको बताना है कि उसने कहा था यह कहानी कैसी है। तो यह जो कहानी है वह युद्ध की कहानी भी है और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी भी है और दिव्य प्रेम की कहानी, यानी कि डी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी
डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात करें 119 नंबर प्रश्न के बारे में, इसमें लगभग 250 प्लस से इसमें क्वेश्चन होगा, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह सेशन होने वाला है। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? गुलेरी जी की इनमें से बताना है कौन सी रचना नहीं है। तो जो हारे को हरिनाम, ये गुलेरी जी की नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें 120 नंबर प्रश्न के बारे में कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि इनका बचपन का जो नाम था वह बाउल था, बाउल, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाउल। चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो काफ़ी बार आपको बताया जा चुका है कि चू न करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा सह जाना, यानी कहने का अर्थ है, मान लीजिए आप पर कोई कष्ट दे रहा है, आप बोलते नहीं हैं, उसको सह जाते हैं, उसे ही कहते हैं चू ना करना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें 122 नंबर प्रश्न के बारे में कि आकाश का विलोम क्या होता है, तो बहुत बार आपको यह प्रश्नोत्तर करवाया जा चुका है सेशनों में। तो आकाश का जो होता है विलोम वह पाताल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन आता है, यह कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम, या इसमें जाहिर सी बात है यहाँ पे दिख रहा है कि कौन आता है, यहाँ पे निर्णय नहीं लिया गया है कि कौन आता है, तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। और यहाँ पे बात करें कि सुबह कौन सी लिंग है, सुबह आपको बताना है कौन सी लिंग है, क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है। तो सुबह जो होता है दोस्तों वह स्त्रीलिंग शब्द होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है, तो इसे कुशाग्र कहेंगे, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और काजल शब्द का लिंग क्या होता है? तो काजल जो होता है दोस्तों वह एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द होता है, यानी कि बी के साथ इसका भी राइट आंसर चला जाएगा। और इतिहास का विशेषण पूछा है, तो इतिहास का जो सही विशेषण जो होता है वह ऐतिहासिक हो जाएगा, ऐतिहासिक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए में रहेगा वह एकले रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात करें 128 नंबर प्रश्न के बारे में कि बाल जो होता है वह कौन सा लिंग है, क्या स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग, उभयलिंग। तो अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा कि बाल जो होता है दोस्तों वह पुल्लिंग के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। और यहाँ पे हिमालय का सही संधि विच्छेद पूछा है, तो हिमालय का तो हिम जोर आलय होता है, हिम जोर आलय। तो जाहिर सी बात है आपका जो आलय यानी कि आलय, आपका आंसर भी आ चुका होगा कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए, तो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि लोक का विशेषण क्या होता है, लोक का। तो लोक का जाहिर सी बात है लौकिक हो जाएगा, डबल एकले रहेगा और हर सही से की अक, लौकिक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बस से अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वह बहुत ही हाई होगा। तो आप बस से अंत तक जरूर बने रहिएगा कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वह 1941 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1941। कवि ने क्या कहा, कवि ने कहा क्या है, कवि ने कहा यह एक प्रकार का क्या है आपको बताना है। तो यह एक प्रकार का कविता संग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ है, यानी कि सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि लोग भूल गए हैं यह किनकी रचना है, तो यह जो रचना है रघुवीर सहाय जी का है, यानी कि डी के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो आपको बताना है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए अब तक आपका आ गया होगा कि जो आत्महत्या की विरुद्ध है ये इसी पुस्तक से ली गई है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अतिरिक्त में उपसर्ग क्या होता है? तो जाहिर सी बात है उपसर्ग में पहला पद प्रधान होता है तो अति,
अति उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, और जो रिक्त होता है, रिक्त यानी कि खाली स्थान, यह एक प्रकार का शब्द होता है, तो अति के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही होंगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो ही बुझा पाता है कि आपको सेशन अच्छी लग रही है, और एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि और ही आपको अच्छे से वीडियो बनाने का प्रेरित मिले। ठीक, तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ प्रश्न है कि गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो गंगा का जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों, वह होता है उसका सूर नदी या मंदाकिनी हो जाएगा। ये गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मान लीजिए आपका उम्र अभी 5 साल है, मान लीजिए 20 साल है, और आपकी उम्र दांत गिनने की समान है, यानी कि लगभग 25 साल हो गए, यानी कि उम्र का पता लगना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो पता लगाना, ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो लज्जित होना कभी होगा नहीं, और दांत की गिनती ये कभी मुहावरे से अर्थ नहीं रखता है। और यहाँ प्रश्न है कि विकास में उपसर्ग कौन से है। तो अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा कि विकास में कौन सा उपसर्ग है। तो जाहिर सी बात है इसमें बी उपसर्ग है, क्योंकि कास जो होता है यह एक प्रकार का शब्द होता है, बी जोड़ कास, या विकास के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रामानुज का कौन सा समास है। रामानुज, तो रामानुज जो समास है, इसमें जो समास लगा है दोस्तों वह लगा है तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। शब्द का पर्यायवाची है नाद, निनाद, ध्वनि, इनमें से सभी। तो शब्द का पर्यायवाची जो होता है वह इनमें से सभी हो जाएगा। नाद भी होता है, निनाद भी होता है, ध्वनि भी होता है। डी के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। सेशन अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ प्रश्न है कि चाय शब्द कौन लिंग है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चाय शब्द कौन सा लिंग है। तो इसका जो लिंग होता है वह स्त्रीलिंग के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। और पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होता है। काफ़ी बार ये हमारे बोर्ड एग्जाम पूछा गया है कि पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होता है। तो जाहिर सी बात है दंड ही होता है, पुरस्कार का दंड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्ण के आधार पर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण के आधार पर जो संधि होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 जो यह संज्ञा के होते हैं, 4 ये विशेषण के होते हैं, और कारक के 8 भेद होते हैं, और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा। और लगभग 100 प्लस से ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, तो आप बस अंत तक जरूर बने रहिएगा कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पे किसी खास नाम का बोध हो रहा है। तो खास नाम ये तो जाहिर सी बात है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। और यहाँ प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इनके द्वारा जो छात्र आंदोलन किया गया था वह 1974 ईस्वी में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो इसका आंसर अब तक आपका आ गया होगा कि पद्म भूषण इन्हें दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी यह जो पुस्तक है यह लिखी गई थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह शंकर और पार्वती का, यानी कहने का अर्थ है जब हम लोग मेला में जाते हैं तो एक तरफ शंकर का होता है और एक तरफ पार्वती का होता है, तो वो उसे ही अर्धनारीश्वर कहते हैं कि आधा नर का आधा स्त्री का। ये शंकर और पार्वती का ही होता है दोस्तों। अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न की अज्ञेय का पिता का नाम क्या था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अज्ञेय जी का पिता का नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा कि जो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें जीवन भर का एक शब्द क्या होगा।
तो जीवन भर का एक शब्द जो होता है वह आजीवन हो जाएगा, आजीवन यानी कि जीवन भर, आजीवन यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा आजीवन। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे एक शब्द में उसे कौन सा वाक्य कहेंगे? तो उसे हम लोग निषेध वाचक वाक्य कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात करें 113 प्रश्न के बारे में कि आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी, तो आगामी का जाहिर सी बात है विगत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सन्मत, तो यहाँ पे संधि विच्छेद देकर ही आपका आंसर आ चुका होगा कि सन्मत का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे लास्ट में हलंत है, तो लास्ट में हलंत तो यहाँ पे किसी में भी नहीं है। और सन्मत तो सम जोर वत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ही आप आसानी से आंसर लगा सकते थे यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पूछा है कि आदर का विशेषण क्या होगा? तो आदर का विशेषण आदरणीय हो जाएगा, आदरणीय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वह भगत सिंह हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जे कृष्णमूर्ति के द्वारा जो पाठ लिखा गया है वो तो आप जानते ही हैं कि शिक्षा पाठ लिखा गया है, और उदय प्रकाश के द्वारा वह तिरिश पाठ लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, अब तक आपका दे दिए होंगे कमेंट बॉक्स में, तो जगदीश चंद्र माथुर के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहर राकेश रचित नाटक संग्रह इनमें से कौन है? तो मोहर राकेश रचित नाटक संग्रह जो है वह आषाढ़ का एक दिन ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बस शिद्दत से अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको एक बार में भी वीडियो याद नहीं होता है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न उत्तर अब छूटने वाले नहीं है ऑब्जेक्टिव से। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि तुलसीदास की जो पत्नी थी उनका नाम था रत्नावली। अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार जीत किस प्रकार की रचना है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि हार जीत यह किस प्रकार की रचना है? तो यह जो रचना है वह गद्य कविता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न आप देख रहे हैं, खारा का विलोम शब्द क्या होता है? तो हम साधारण भाषा में बोलते हैं खारा खोटा सुना देना, तो खारा का खोटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और यहाँ पे प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना है जो ज्ञानपीठ से सम्मानित है, तो वह उर्वशी के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। और बात करें समाज का विशेषण क्या हो जाएगा? तो समाज का सामाजिक हो जाएगा, यहाँ पे आकार रहेगा, तो सामाजिक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न है कि विद्यालय का विशेषण क्या, सॉरी विशेषण यहाँ पे ना पूछकर यहाँ पे संधि विच्छेद पूछता तो सही होता, तो यहाँ पे गलत हो चुका है। तो विद्या जोर आलय, विद्या जोर आलय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण न देकर यहाँ पे संधि विच्छेद पूछने वाला था, यानी कि विद्या का जो विशेष संधि विच्छेद होगा वह ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्या जोर आलय। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? घुटने टेकना, तो इसका जो सही अर्थ होता है दोस्तों वह होता है हार मानना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो वह है जयप्रकाश नारायण जी। और जे कृष्णमूर्ति जो हैं वह हैं शिक्षा पाठ के लेखक। और बात करें भगत सिंह, तो इनके द्वारा एक लेख और एक पत्र पाठ लिखा गया है, इनको ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बस शिद्दत से इस सेशन को अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, प्रश्नोत्तर तो अब छूटने वाले नहीं है, तो अब की बार 100 पार।
उदंड का विलोम शब्द क्या होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि उदंड का विनम्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि उसने कहा था या किस प्रकार की कहानी है, तो यह जो है यह कर्म प्रधान है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो बातचीत जो यह जो है यह एक प्रकार का निबंध है, यह इसके जो निबंधकार हैं यानी कि लेखक हैं वह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट जी। और आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय में तो जाहिर सी बात है अंतिम पद प्रधान होता है, तो इसमें हर्षई से ई है और लास्ट में तो में हलंत रहेगा। आनंदित यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो में हलंत रहेगा यहाँ पे तो इत, क्योंकि यहाँ पे अगर हलंत रहता तो यहाँ पे तो में हलंत रहेगा, लेकिन यहाँ पे हलंत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो वह नर नरहरिदास जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फौज वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उससे उसे गोली मार दी जाती है, उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह जो पाठ है सिपाही की माँ, यानी अब तक आपको जब पढ़ते होंगे तो आप यहाँ पे सिपाही का ही फौज कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजकल कौन सा समास है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आजकल कौन सा समास है। तो आजकल जो होता है दोस्तों यह होता है द्वंद्व, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान है, आज भी प्रधान है और कल भी प्रधान है, तो आजकल इसमें द्वंद्व समास इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरसागर के कवि कौन है? तो इसके जो कवि हैं इसके नाम से ही है, यानी कि सूरदास। सूरसागर के कवि हैं सूरदास, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और यहाँ पे प्रश्न है कि पंचवटी में कौन सा समास है? तो हम बहुत बार आपके बीच डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें पंचवटी यानी कि प्रथम पद जो है इसमें संख्यावाचक लग रहा है, यानी कि पाँच, यानी कि पाँच का यहाँ पे बात हो रहा है, तो द्विगु समास के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो खून पसीना एक करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह बहुत परिश्रम करना। तो अभी के समय आपका खून पसीना एक करना मुहावरे के अर्थ के समान ही आपका मेहनत होना चाहिए, यानी कि परीक्षा की तैयारी होना चाहिए, यानी कि बहुत ही परिश्रम करना, तभी आपका रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप पालन जरूर करिएगा, खून पसीना ये करना मुहावरे की तरह, यानी कि बहुत परिश्रम करना। तो अब की बार आपका नाम भी ऊंचा होगा और आपकी माता पिता का भी नाम ऊंचा होना ही चाहिए। इस साल आप पर ही निर्भर करता है आपकी माता पिता का नाम। अगर आप रिजल्ट खराब देते हैं तो उनका नाम नीचा गिरेगा ही, लेकिन अगर आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होता है तो आपके माता पिता का नाम बता नहीं सकते, वो खुशी के मारे कितना आप पर खुशी होंगे। आप जहाँ कहेंगे पढ़ने के लिए वहाँ आपको भेज देंगे पढ़ने के लिए खुशी के मारे। तो आपको इसी पर रहना है, खून पसीना ये करना अभी के समय, बहुत ही आप परिश्रम कीजिएगा दोस्तों। मलयज्ञ की रचना इनमें से बताना है कौन सी नहीं है? तो आपका राइट आंसर अब तक आ गया होगा कि जो बहुत इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलयज्ञ की जो रचना है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपवास, उपवास में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग में इसमें लगा हुआ है उपसर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो दूसरा वास है, ये वास ये तो स्थान का नाम, मान लीजिए कहीं आप रहते हैं तो उसे वास कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें सकार, सकार का विलोम शब्द क्या होता है? तो सकार का निराकार हो जाएगा, जाहिर सी बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाथ पैर कौन सा समास है? तो इसमें दोनों पद प्रधान है, तो दोनों पद किसमें प्रधान होता है? अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा कि हाथ पैर कौन सा समास है, तो इसमें दोनों पद प्रधान है, तो जाहिर सी बात है ये द्वंद्व समास के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। कामचोर कौन सा समास है? कामचोर, तो ये काफ़ी बार हमारे बोर्ड एग्जाम पूछा गया है कि कामचोर कौन सा समास है। तो कामचोर जो होता है दोस्तों वह होता है अव्ययी भाव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें आत्मा,
आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा? तो आत्मा का विशेषण जो होता है दोस्तों वह आत्मीय हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न के बारे में हम डिस्कस किए थे। अगर आप शुरू से अंत तक अभी तक देख रहे हैं तो इस प्रश्न के बारे में भी हम डिस्कस किए थे। तो अब तक आपका आंसर भी आ जाना चाहिए कि नयन का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो नयन का ने जोड़ ऑन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहाँ देखे थे पावक, पावक को देखे थे तो पौ जोड़ अक पढ़े थे, पौक पावक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न है, इस प्रश्न को भी देख लिए थे कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो के लिए एक शब्द क्या कहते हैं। तो इसके लिए जो एक शब्द होता है दोस्तों वह होता है दीक्षित। तो इसका दीक्षित नहीं होगा क्योंकि शिक्षा का ही बात हो रहा है, यानी कि दीक्षा यानी कि शिक्षा लिया है तो शिक्षित कहेंगे दोस्तों। और निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निंदा का विलोम शब्द क्या होगा। तो निंदा यानी कि उसको तो खराब नज़र से ही देखना, यानी कि निंदा का प्रशंसा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो हार जीत जो कविता है यह जो संग्रह है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कहीं नहीं वहीं। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहीं नहीं वहीं। और लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबा है पेट जिनका, उसे अलग से कोई शब्द हम बताए थे तो वह बहुव्रीहि समास के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गणेश को कहते हैं लंबोदर, यानी कि अलग से शब्द यहाँ पे गणेश आया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें, और आपको इस प्रश्न में आपको दिक्कत हो रही है, यानी कि इस प्रश्न में कि शिक्षित ना होकर दीक्षित ही होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है ये सही हो सकता है, यानी कि दीक्षित इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे दीक्षित ही कहेंगे दोस्तों। यहाँ पे शिक्षा हम बोल दिए थे तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे ये प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत है कि निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। तो इसमें तो यहाँ पे कुछ दर्शाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये प्रश्न थोड़ा गलत है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका राइट आंसर कुछ नहीं होगा। तो धरती का विलोम क्या होगा? धरती का विलोम तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि धरती का विलोम क्या होगा। तो जो धरती का विलोम होता है वह आकाश होता है, यानी कि आकाश होता है धरती का विलोम। और निश्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निश्चय जो होता है वह विसर्ग संधि के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में विसर्ग नहीं लगा है, ओनली फॉर ऑप्शन नंबर ए में लगा है। तो निह जोड़ चय इसका राइट आंसर हो जाएगा। निश्चय जो होता है वह विसर्ग संधि होता है, निह जोड़ चय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्घाटन में क्या होता है दोस्तों कि इसमें तो में हलंत रहता है। तो देखेंगे तो में हलंत किस ऑप्शन में है। तो में हलंत यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी डी में तो नहीं है, लेकिन जोड़ घाटन यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्घाटन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें ज्ञानेंद्र पति जी के बारे में तो इनके जो द्वारा जो कविता लिखा गया है वह कविता है गांव का घर। और नामवर सिंह के द्वारा जो पाठ लिखा गया है, इनके द्वारा जो पाठ लिखा गया है वह प्रगति और समाज है। और अशोक वाजपेयी के द्वारा जो पाठ लिखा गया है वो हार जीत पाठ लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और ये जो प्रश्न है कि भूषण किस काल के कवि हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि भूषण किस काल के कवि थे। अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा कि रीतिकाल। तो रीतिकाल ही भूषण जी कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें यहाँ पर कि देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देवता का पर्यायवाची शब्द जाहिर सी बात है देव ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपना आंसर जरूर टाइप करते चलिएगा दोस्तों, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत हुई है। और यहाँ प्रश्न है कि आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो आपे से बाहर होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह बहुत क्रोधित होना, यानी कि अपने आप पर वह कंट्रोल नहीं करता, यानी कि बहुत क्रोधित होना, यानी कि आपे से बाहर हो गया।
यानी कि बहुत क्रोधी हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें 196 प्रश्न के बारे में, और बहुत सी कम क्वेश्चंस का आंसर और बताना है, और आप बस अंत तक जरूर बने रहिएगा। सेशन को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्लियर बिल्कुल ही हो जाएगा। अक्ल का आंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए, अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा। चालाक होना तो कभी होगा नहीं, अदृष्टिहीन हो ये होगा नहीं। तो अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा कि अक्ल का आंधा होना यानी कि मूर्ख होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं। तो यह जो इनका जो काल था वह भक्ति ही काल था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बस अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। सेशन अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हों तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जगन्नाथ में कौन सा संधि विच्छेद होगा? यहाँ पे पूछा है कि जगन्नाथ में कौन सा सही संधि विच्छेद होगा, तो इसमें भी त में हलंत रहेगा। तो देखेंगे त में हलंत किस ऑप्शन में है। तो जगत जोरनाथ, ज अ ग आ त में हलंत और जोरनाथ हो जाएगा जगत जोरनाथ। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जगन्नाथ का आंसर नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और वेद का विलोम शब्द क्या होता है? तो आपको बताना है वेद का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका भी राइट आंसर अब तक आपका आ गया होगा कि वेद का अवेद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 199 प्रश्न का आंसर हो जाएगा अवेद। ज्ञात का विलोम शब्द क्या होता है? तो ज्ञात यानी कि खोजा हुआ है, यानी कि अज्ञात यानी कि पुराना, यानी कि जो नहीं खोजा गया है उसे अज्ञात कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञात का अज्ञात। कड़बक किसकी रचना है? तो आपको बताना है कड़बक किसकी रचना है। तो ये तो जाहिर सी बात है मलिक मोहम्मद जायसी की है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है सॉरी बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक पुस्तक है पद्मावत, ये याद रखिएगा, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सभी हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा ही हुआ प्रश्न है, तो आप बस अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और तुलसीदास की बात करें तो ये तो पद लिखे थे, और कबीर दास से ये हमारे सेशन में नहीं पढ़ना है, यानी कि बुक से रिलेटेड नहीं है, याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? तो आपको बताना है कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह संस्यात्मा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा गांव का घर शीर्षक कविता या संस्यात्मा के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। और बात करें कि रोज कहानी के कहानीकार कौन है? काफ़ी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है कि इसके लेखक कौन है। तो रोज कहानी के जो कहानीकार हैं वह अज्ञेय जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें मोहा राकेश के बारे में, तो मोहा राकेश के द्वारा जो पाठ लिखा गया है वह सिपाही की माँ। और बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो बातचीत इनके द्वारा। अमल्या की बात करें तो हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के जो लेखक हैं वह बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेशन अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे पूछा गया है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पृथ्वी का तो भूमि इसका राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि 2 से 4 नंबर प्रश्न का आंसर जो होना चाहिए आपके अनुसार क्या होना चाहिए। तो आपका भी आंसर भूमि ही आ रही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बस अंत तक जरूर बने रहिएगा, और बहुत ही कम प्रश्न उत्तर बचा हुआ है। और अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बहुत बार हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी कि अपना काम निकलवाना, यानी कि अपना काम निकलना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये सभी हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ ही प्रश्न है। तो यहाँ प्रश्न है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान बताना है कौन सा है। तो रघुवीर सहाय का जो जन्म स्थान था वह लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। अब मालती के पति का नाम क्या था? काफ़ी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि मालती के पति का नाम क्या था। तो वह महेश्वर था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं रंगून, ये कहाँ है? रंगून नेपाल, जापान, वर्मा, चीन। तो रंगून यह जो अभी के समय है उसका नाम म्यांमार है, यानी कि रंगून ये बर्मा को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट, यानी कि ये पुराना नाम है बर्मा या रंगून,
इसे अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह लहना सिंह जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और भारत का विशेषण क्या होता है, तो भारत का जो विशेषण हो जाएगा वह दीर्घिकार से ही ती रहता है, भारतीय। भारतीय यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। काफ़ी बार हमारे बोर्ड एग्जाम पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो जाहिर सी बात है यह आधुनिक काल के ही रचनाकार हैं, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो यह जो रचना है वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बस अंत तक जरूर बने रहिएगा, और बहुत ही कम प्रश्नोत्तर बचा हुआ है, लगभग 40 से 50 प्रश्नोत्तर अब बचा हुआ है लगभग। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो यह जो नारा था अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा कि संपूर्ण क्रांति के लेखक जो है वह जयप्रकाश नारायण जी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो उसी समय से हम बताते आ रहे हैं जो अर्धनारीश्वर है यह रामधारी सिंह दिनकर के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि दिनकर जी। और बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो बातचीत है, और मोहा राकेश तो जानते ही हैं कि सिपाही की माँ, और मलयज्ञ जी है वह जो हंसते हुए मेरा अकेलापन। और रोज कहानी की नायिका कौन है, तो काफ़ी बार हमारे बोर्ड एग्जाम पूछा जा चुका है कि रोज कहानी की नायिका कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वह हो जाता है मालती, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ प्रश्न है कि एक पत्र और एक लेख के रचनाकार कौन है, तो जाहिर सी बात है वह भगत सिंह के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा कि वो सदानीरा जो है वह जगदीश चंद्र माथुर की है। और बात करें बातचीत की तो बालकृष्ण भट्ट, तिरिछ जो है यह उदय प्रकाश, और हंसते हुए मेरा अखिलापन यह मलयज्ञ जी के है। बार बार बताने से ये रहता है कि आपको याद हो जाता है पूर्णतः। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है, तो सिपाही की माँ के जो रचनाकार हैं वह मोहा राकेश जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दिनकर की बात करें तो दिनकर द्वारा अर्धनारीश्वर, अज्ञे के द्वारा रोज पाठ, और भगत सिंह के द्वारा जो पाठ लिखा गया है वह एक लेख और एक पत्र लिखा गया है, तो डी के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। और यहाँ पूछा है कि जूठन क्या है, तो जूठन जो होता है दोस्तों, यह जूठन जो है वह आत्मकथा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूठन जो है वह आत्मकथा है। और बात करें हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है, तो यह जो विद्या है वह रचना है डायरी, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरी। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो प्रेम के पीर के जो कवि होते हैं दोस्तों वह इसका राइट आंसर हो जाएगा जायसी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो सूरदास जो हैं इनकी जो भाषा थी दोस्तों वह थी ब्रज भाषा, यानी कि बी के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था, तो तुलसीदास जो थे इनका जो बचपन का नाम था वह राम बोला था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और बहुत ही प्रश्न कम बचा हुआ है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो नाभादास जो थे इनके जो दीक्षा गुरु थे वह स्वामी अग्रदास जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बस शिद्दत से अंत तक जरूर देखेगा, और 2 से 3 बार इसे देख लेते हैं तो पूर्णतः आपको याद हो जाएगा सभी प्रश्नोत्तर अच्छे से। और बोर्ड एग्जाम में अब एक भी प्रश्नोत्तर नहीं छूटेगा, 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं। कि भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो यह जो इनके किनके द्वारा दिया गया था, तो राजा रुद्र शाह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें कि तुमुल कुलाह कलह में किसकी रचना है, तो तुमुल कुलाह कलह में यह जो रचना है दोस्तों, यह रचना आपके अनुसार क्या होना चाहिए, तो यह जो रचना है जयशंकर प्रसाद जी, तुमुल कुलाह कलह, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें दिनकर की, तो दिनकर के तो जानते हैं अर्धनारीश्वर, अज्ञे के द्वारा रोज, और रघुवीर सहाय के द्वारा जो पाठ लिखा गया है रघुवीर सहाय, इनके द्वारा जो पाठ लिखा गया है वह अधिनायक।
पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो बहुत बार बताए हैं कि सुभद्रा कुमार चौहान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा था? तो दूसरा वर्ष का जो प्रकाशन था वह 1954 था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल कौन सा था? सॉरी, यहाँ पे प्रश्न था कि दूसरा सप्तक, यहाँ पे दूसरा सप्तक का प्रकाशन जो वर्ष था वह 1951 था, याद रखिएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे डी बताए थे, बिल्कुल गलत है, यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100%। और मुक्तिबोध का जन्म स्थल इनमें से बताना था कौन था? तो मुक्तिबोध का जो जन्म स्थल है वह मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें अधिनायक किस कवि की रचना है? तो अधिनायक पूछा है दोस्तों। तो अधिनायक जो है वह रघुवीर सहाय की है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिनायक पाठ के जो लेखक हैं वह रघुवीर सहाय जी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे व्याकरण से है कि वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो वार्तालाप का जो सही संधि विच्छेद होता है वह वार्ता जोड़ अलाप, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नायक, इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस किए थे। नायक हो गया, नयन हो गया, या पावक हो गया, या पवन हो गया, इसके बारे में हम डिस्कस किए थे। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए वह नायक है। डबल यहाँ पे आकार है तो डबल एक ले होगा, ने जोड़ अक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं पूछता कि नयन, तो नयन में डबल यहाँ पे आकार नहीं, आ का मात्रा नहीं है, तो ने जोड़ ऑन हो जाता, ने जोड़ ऑन, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें कि अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वेषण में अनु उपसर्ग, यानी कि अनु उपसर्ग है, अनु जोड़ एषण, तो अन्वेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनु जोड़ एषण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें उद्गम, तो इसको भी बहुत बार बताए थे कि उद्गम, तो उत जोड़ गम, तो में हलंत रहेगा, उत जोड़ गम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। और निश्चल जो है यह एक प्रकार की विसर्ग संधि है, तो निश्चल, तो निह जोड़ छल चल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो लुटेरा प्रत्यय पूछा है, तो लास्ट में एकले है ए और रा, यानी कि एरा प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ प्रश्न है कि अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो हम जानते ही हैं कि उपसर्ग में पहला पद प्रधान होता है, अ उपसर्ग है। और ज्ञान जो ये तो जानते ही हैं, ज्ञान प्राप्त करना, तो अ उपसर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात करें राजकुमार में कौन सा समास है? तो राजकुमार में जो समास लगा है दोस्तों, अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा कि तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास, यानी कि बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ प्रश्न है कि दाल रोटी हो गया, दाल भात हो गया, ये सभी दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि द्वंद्व समास। घनश्याम में कौन समास है? तो इसके बारे में भी हम डिस्कस किए थे सेशन में, अगर शुरू से अंत तक देखे होंगे तो घनश्याम में जो पूछा है कि कौन सा समास है, तो वह क्रमधारय समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चौराहा में कौन सा समास है? तो हम बहुत बार डिस्कस किए थे कि जो भी शब्द होगा उसका पहला पद अगर संख्यात्मक होगा तो द्विगु समास के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। और पीताम्बर में कौन समास है? तो जिनका पीला वस्त्र होता है उसे क्या किसे कहते हैं? तो उसे ही हम लोग विष्णु को कहते हैं। तो विष्णु को हम कहेंगे वह बहुब्रीहि समास, यानी कि अलग से पद इसमें आ रहा है, तो बहुब्रीहि समास के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। और पय का पर्यवाची शब्द क्या होगा? तो पय का जो पर्यवाची शब्द होता है दोस्तों वह दूध ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनुराग का विराग हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ का विपरीतार्थक शब्द, यानी कि उल्टा शब्द, यानी कि विलोम शब्द क्या होता है? तो अर्थ का विपरीतार्थक शब्द जो होता है दोस्तों, अर्थ का इति, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न देखे थे
इसी सेशन में अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है, तो अस्थावर का पूछा है, तो अस्थावर का जंगम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत ही कम प्रश्न है और 12 प्रश्न है। तो नर का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो नर। तो नर का विपरीतार्थक शब्द जो होता है वह नारी हो जाएगा। नर यानी कि आदमी का बोध हो रहा है, बोध हो रहा है यानी कि पुरुष का, तो नर का नारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तुति। स्तुति का विलोम शब्द क्या होता है, इसे भी देखे थे। तो स्तुति का जाहिर सी बात है निंदा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि संध्या का विलोम शब्द क्या होता है, इसे भी देखे थे। तो संध्या का विलोम शब्द होता है वह प्रातः होता है। संध्या यानी कि शाम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रातः। निशा यानी कि रात होता है। शिव का उपासक क्या कहलाता है, तो शिव का उपासक शैव कहलाता है, इसे भी देखे थे। और शिव का विशेषण पूछता है तो शिव का शैव ही होता है। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर स्वावलंबी होना, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो सही अर्थ होता है दोस्तों, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ वह होता है अचानक मुसीबत आना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह बहुत अनुभवी होना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बहुत दुखी होना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि स्वर्ण का विशेषण क्या होता है, तो स्वर्ण का विशेषण पूछा है। तो स्वर्ण का विशेषण जो होता है दोस्तों वह इसका राइट आंसर है स्वर्ण लाभ, यानी कि स्वर्णिम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जगत का विशेषण, तो जगत का जो विशेषण होता है दोस्तों वह जगदीश के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। और बात करें यहाँ पे दिन का विशेषण, तो दिन का जो सही विशेषण होता है दोस्तों दिन का दैनिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरण्य का समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द क्या होता है। समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द को ही कहा जाता है। तो अरण्य का पर्यायवाची शब्द विपिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तलवार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तलवार का विलोम शब्द जो होता है दोस्तों वह सहायक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग 250 प्लस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर कर चुके हैं। अगर इन प्रश्नों को आप लोग सही से याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में पूरे 100% गारंटी के साथ कर सकते हैं, इससे बाहर अब आने वाला नहीं है। अगर इस सेशन को अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, 2 से 3 बार देख लेते हैं तो अगर ये सेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदें के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।